Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you must be doing good, inshallah. It's me, Anjum Akil, at your own channel, English Lounge with Anjum. In today's video, we'll be talking about 10 tenets of liberal humanism, कि जिसमें हम इसको literature and history दोनों से relate करेंगे. But before that, let's have a look on the concept of liberal humanism. Basically, liberal humanism है क्या? लिबरल ह्यूमनिज़म इज़ ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी बिफोर थ्योरी, क्योंकि ये फाउंडेशन है तमाम मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म का. यानी अगर हम 10 टेनेट्स देखें लिबरल ह्यूमनिज़म के, तो वो हमारे पास बेस कहलाते हैं मॉडर्न क्रिटिसिज्म का. अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें लिबरल ह्यूमनिज़म की, तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास आती है कि लिबरल ह्यूमनिज़म पेव्स द वेज ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म. यानी मॉडर्न क्रिटिसिज्म जो है वो स्टार्ट ही लिबरल ह्यूमनिज़म के बाद हुआ. यानी मॉडर्न क्रिटिसिज्म को या मॉडर्न लिटरेरी थेरीज़ को आप कहीं ना कहीं रिलेट ज़रूर कर सकते हैं लिबरल ह्यूमनिज़म पे. सो वी कैन से कि जो बेस है तमाम थेरीज़ की वो लिबरल ह्यूमनिज़म है. अगर हम लिबरल ह्यूमनिज़म को थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो मॉडर्न पीरियड था, यानी वो फुल ऑफ क्योस था, फुल ऑफ डिप्रेशन था ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर्स. ये हम पहले भी कई टॉपिक्स में जो है वो इसको डिस्कस कर चुके हैं. और जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, जो वैल्यूज़ थी, वो बुरी तरह से मुतासर हो चुकी थी. लोगों का फेथ जो था रिलीजन पर से वो बिल्कुल ही हट चुका था. सो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम कि पीपल जो थे, जितने भी इंडिविजुअल्स थे, उनका जो फोकस था वो रिलीजन और लॉफ्टी आइडियाज़ से शिफ्ट हुआ इंडिपेंडेंसी पे. यानी उन्होंने टेक्स्ट को भी परसीव करना शुरू कर दिया एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी. यानी वो टेक्स्ट को रिलेट नहीं करते थे रिलीजन से या किसी भी चीज़ से, वो टेक्स्ट को इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर देखते थे. जब टेक्स्ट को एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी देखा गया, तो यहाँ से हम देखते हैं कि लिबरल ह्यूमनिज़म का आगाज़ होता है, बाकायदा से आगाज़ होता है. वैसे तो अगर हम देखें तो अर्ली रेनेसां जो पीरियड था, वहाँ से ही जो है वो लिबरल ह्यूमनिज़म कहीं ना कहीं चला आ रहा था. लेकिन जो फेम मिला लिबरल ह्यूमनिज़म को वो 1930 से लेकर 1950s में मिला, यानी कि 20th सेंचुरी में. According to liberal humanism, while analyzing the text, critics should use these 10 tenets. वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं. नंबर 1 है कि लिटरेचर इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर वन एरा. यानी लिटरेचर जो है वो यूनिवर्सल है. आप इसको किसी भी एरा से, किसी भी दौर से जोड़ नहीं सकते. ये ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक पीपल के लिए हो, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हो, लाइक अपर क्लास के लिए लिटरेचर है, ये मिडिल क्लास के लिए है, ये लोअर क्लास के लिए है. नो, जो लिटरेचर होगा वो तमाम क्लासेस के लिए, तमाम एरा के जो लोग होंगे उन सब के लिए होगा. अगर तो कोई लिटरेचर आप देखते हैं और वो स्पेसिफिकली सिर्फ एक क्लास के लिए है या एक ग्रुप के लिए है या एक जेंडर के लिए है, तो दैट इज़ नॉट ट्रू लिटरेचर. Because true literature or good literature transcends the limitations. It transcends times. It is timeless, not only for bunch of people or not only for era of people. यानी इसमें आप जो वो कोई भी limitations नहीं देखते. ये constant होता है. किसी भी एज के लोग हों, किसी भी ग्रुप के लोग हों, किसी भी क्लास के लोग हों. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पे गालिब की पोइट्री को देखें, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ग्रुप के लिए नहीं है. गालिब की पोइट्री को 10 साल पहले पढ़ा गया, 20 साल पहले पढ़ा गया, या फिर एक सदी बाद पढ़ा जाएगा, तो वो उन लोगों के लिए भी होगी. उनको भी ये नहीं लगेगा कि इस पोइट्री को हम अपने साथ या अपनी सोसाइटी से रिलेट कर सकते हैं. सेम इज़ द केस विद कैंटरबरी टेल्स, कि जो हमारे पास जॉफ्री चौसर की पोइट्री आ जाती है. यानी कैंटरबरी टेल्स में जो कैरेक्टर्स हैं, फ्रायर का हो गया, प्राइडस का हो गया, नाइट का कैरेक्टर, ये तमाम कैरेक्टर्स हम जब पढ़ रहे होते हैं तो ये कितने साल पहले लिखे गए, मिडिल एजेस में इस यानी एपिक को लिखा गया, लेकिन अभी तक स्टिल हम इसको अपनी यानी अपनी सोसाइटी से रिलेट कर सकते हैं. ये सिर्फ़ और सिर्फ यूरोपियंस के लिए नहीं थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ एशियंस के लिए नहीं लिखी गई बुक, बल्कि तमाम के तमाम लोगों के लिए लिखी गई है, यूनिवर्सल है. फिर इसी तरह से अगर हम विलियम शेक्सपियर की एग्ज़ाम्पल लें, तो विलियम शेक्सपियर की जो राइटिंग्स हैं वो भी इसी तरह से कि तमाम लोग उसको अपनी सोसाइटी से रिलेट कर सकते हैं. बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में कहा है कि ही इज़ राइटिंग फॉर एजेस. यानी अगर हम स्पेसिफिक वर्ड्स देखें बेन जॉनसन के, तो वो ये थे, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम. यानी उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी एज के लिए, अपने एरा के लिए नहीं लिखा, लेकिन
तमाम जब जब तक जो विलियम शेक्सपियर को पढ़ा जाएगा तो वो सोसाइटी उसको अपनी उस लिटरेचर को अपनी सोसाइटी के साथ रिलेट कर सकेगी। टेनेट नंबर 2 है हमारे पास कि लिटरेचर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। लिटरेचर को किसी भी बैकग्राउंड की, पॉलिटिकल या सोशल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो लिटरेचर की डिटेल्स होंगी वो सेल्फ सफिशेंट होंगी। वो यानी उसको समझने के लिए आपको किसी भी तरह के बैकग्राउंड की या बायोग्राफी की या फिर राइटर की बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होगी। इट इज़ इनफ दैट अ टेक्स्ट इज़ सेल्फ सफिशेंट। देन टेनेट नंबर 3 है कि आपने एनालाइज करना है टेक्स्ट को इन आइसोलेशन। अगर कोई टेक्स्ट आप एनालाइज नहीं कर सकते इन आइसोलेशन, उसके लिए आपको बैकग्राउंड की ज़रूरत है या आपको जो है वो किसी भी आइडियोलॉजी की या अजम्पशन की ज़रूरत है, तो इट मीन्स कि दैट इज़ नॉट ट्रू लिटरेचर। टेनेट नंबर 2 और 3 को कहीं ना कहीं हम जो है वो रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। टेनेट नंबर 2 में अलग बात हो रही है, 3 में अलग बात हो रही है। जैसे मैथ्यू अर्नल्ड ने कहा है कि टू सी द ऑब्जेक्ट एज इन इटसेल्फ इट रियली इज़, कि आप चीज़ों को, आप ऑब्जेक्ट को यानी आप टेक्स्ट को उस तरह से देखेंगे जैसे वो हैं, आप इसको आइडियोलॉजी के साथ रिलेट ना करें। लेकिन अगर कोई टेक्स्ट आइडियोलॉजी मांगता है, आपको लगता है कि उसका मीनिंग इटसेल्फ जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा विदाउट आइडियोलॉजी, तो वो ट्रू लिटरेचर नहीं है। देन टेनेट नंबर 4 है हमारे पास कि जो ह्यूमन नेचर है वो अनचेंजिंग है। ह्यूमन नेचर जो वो चेंज नहीं हो सकती। सेम पैशन, सेम फीलिंग्स या इमोशंस या सेंसिबिलिटीज़ कह लें, आर सीन अगेन एंड अगेन थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। मीन्स के आप जो बेसिक ह्यूमन इमोशंस होंगे वो देखेंगे वो सेम होंगे। यानी दुनिया में जो इंसान सबसे पहले आया था उससे लेकर अभी तक जितने भी इंसान होंगे उनकी जो नेचर है ना, यानी जो बेसिक इमोशंस हैं वो सेम होंगे। यानी किसी को हंसना भी आता है, रोना भी आता है, गुस्सा भी आता है, तो ये सारी चीज़ें। और फिर ह्यूमन नेचर कैसे जो वो ट्रांसफॉर्म होती है, कैसे एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन जब आती है तो फिर उसकी नेचर किस तरह से होती जाती है, तो ये चीज़ें जो है वो थ्रू आउट द हिस्ट्री हम देखते हैं कि ये सेम है। अगर हम एक चाइल्ड की एग्जांपल लें तो उसके जो इमोशंस होंगे, लव का इमोशन हो गया, हेटर्ड का हो गया, या जो अट्रैक्शन होती है जो वो उसको सिखाई नहीं जाती हैं, वो नेचुरली उसके अंदर होती हैं। तो ये जो कंटिन्यूटी है इन ट्रेडिशन की लिटरेचर में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी नॉवल में या किसी भी राइटिंग में अगर आप किसी भी कैरेक्टर का जो वो रोल दिखा रहे हैं, तो वो कैरेक्टर उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यानी उसमें एक ये बेसिक जो इमोशंस हैं ये सेम ही होने चाहिए। अब जो स्टर्ने का नॉवल है ट्रिस्ट्रम शेंडी, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया सैमुअल जॉनसन ने। सैमुअल जॉनसन ने इसको क्यों क्रिटिसाइज़ किया? बिकॉज इट वॉज नॉट फॉलोइंग कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन। अगेन टेनेट नंबर 5 में हमारे पास ह्यूमन नेचर या ह्यूमन कैरेक्टर की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू टेनेट नंबर 5, वट एवर चेंजिंग्स आर गॉन इन अ कैरेक्टर दीज मस्ट बी नेचुरल। ह्यूमन नेचर को अगर आप प्रेजेंट करें अपनी राइटिंग्स में, तो आप इस तरह से प्रेजेंट करें कि वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो रही है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो रही है, बट इट कुड नॉट बी ट्रांसफॉर्म बाय फोर्सेस ऑफ सोसाइटी, या किसी भी आइडियोलॉजी के तहत जो है वो आप इस ह्यूमन नेचर में चेंज जो है वो नहीं ला सकते। जितनी भी चेंजिंग्स आपने कैरेक्टर में दिखानी है, दैट मस्ट बी नेचुरल। यानी आप इसको एकदम से सडन चेंज के तौर पर नहीं दिखा सकते। अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर डार्सी के कैरेक्टर को यहाँ पे लें फ्रॉम प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल होगी। हम देखते हैं कि कैसे डार्सी का प्राइड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन ख़त्म होता गया, एंड एट द एंड ऑफ द नॉवल हमने देखा कि डार्सी का कैरेक्टर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो राउंड कैरेक्टर था, वो फ्लैट कैरेक्टर नहीं था। तो ये ट्रू लिटरेचर की निशानी होती है कि आप अपने कैरेक्टर्स को यानी उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्टेप बाय स्टेप दिखाएं, ना कि आप उनमें सडन चेंज दिखाएं। इन टेनेट नंबर 6, अकॉर्डिंग टू लिबरल ह्यूमनिज्म, कि लिटरेचर शुड नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोपेगेंडा। जनरली भी अगर हम देखें तो हमारे पास लिटरेचर दो तरह का होता है, डायडैक्टिक या फिर वो प्लेयर गिविंग होता है, यानी आपको प्लेयर देता है। अकॉर्डिंग टू लिबरल ह्यूमनिज्म, अगर एक लिटरेचर जो वो किसी भी प्रोपेगेंडा को इन्हेंस कर रहा है या किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा के तहत जो लिटरेचर लिखा गया है, तो दैट इज़ नॉट ट्रू लिटरेचर। लिटरेचर हमेशा क्या करेगा? इन्हेंस करेगा लाइफ को, इन्हेंस करेगा पावर को। इफ़ समथिंग दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रोपेगेंडा या one particular kind of theory, ideology or plane, it is not considered as true literature, because purpose of literature is to propagate human values. According to John Keats,
We distrust literature which has a palpable design upon us. Then tenet number 7 है कि form and content of literature they must be fused in an organic way. यानी आप form को content से अलग नहीं कर सकते, content को form से अलग नहीं कर सकते. इसको हम इस तरह से इसके एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एक राइटिंग है या कोई भी ड्रामा, नॉवल, मूवी कुछ भी अगर आप प्रेजेंट करें और उसमें आप जो वो रिप्रेजेंट करें लोअर मिडिल क्लास को, ठीक है. सो लोअर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हुए आपने सेटिंग भी उसके अकॉर्डिंग करनी होगी. आपका स्टाइल, आपके कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर्स की ड्रेसिंग, ईच एंड एवरीथिंग दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू लोअर मिडिल क्लास. अगर आप उसमें अपर क्लास जैसी ड्रेसिंग दिखाएंगे, स्टाइल उन जैसा होगा, कैरेक्टर्स जो वो अपर क्लास के होंगे, मतलब जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म और आपका कंटेंट दोनों रिलेटेबल नहीं है. तो आपका फॉर्म और कंटेंट दोनों जो है वो रिलेटेबल होने चाहिए. एक को भी आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, दोनों को इक्वली आप ट्रीट करेंगे. किसी एक को भी, यानी ना ही फॉर्म जो है वो कंटेंट से अलग होना चाहिए, ना ही कंटेंट फॉर्म से अलग होना चाहिए. जैसे हम जॉन मिल्टन की एपिक पोएम जो है पैराडाइज लॉस्ट, ये हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें ईच एंड एवरीथिंग, यानी जो जॉन मिल्टन है उसने हेवनली बॉडीज़ को दिखाया, लॉफ्टी स्टाइल है, फॉर्म और ग्रेड जो इसका स्टाइल है वो सब कुछ एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है. अगर इसमें हेवनली बॉडीज़ ना यूज़ की जाती तो इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग. या फिर आप अगर इसमें जॉन मिल्टन जो है वो कॉमिक कैरेक्टर डाल देते तो वो भी जो है वो कंटेंट के साथ मैच ना करता. तो हर एक चीज़, यानी आपके कैरेक्टर्स, आपकी सेटिंग, आपका स्टाइल, फॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग दैट शुड बी रिलेटेबल. फिर टेनेट नंबर 8 हमारे पास आ जाता है कि लिटरेचर शुड नॉट सपोर्ट क्लीशेज. अब क्लीशे क्या है? यानी वैल्यूलेस थॉट्स या वैल्यूलेस आइडियाज़. जैसे यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि बकरी शेर की तरह बहादुर है, ये एक क्लीशे है. यानी जो चीज़ ट्रू ही नहीं है, जो चीज़ ट्रेडिशन में है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम उसको क्लीशे कहते हैं. तो अगर कोई लिटरेचर है वो क्लीशे को सपोर्ट कर रहा है तो इट मीन्स कि दैट इज़ नॉट ट्रू लिटरेचर. जो ट्रू लिटरेचर होगा वो हमेशा वैल्यूएबल थॉट्स को और वैल्यूएबल फ़िलॉसफी को प्रमोट करेगा, ना कि वो जो है वो वैल्यूलेस फ़िलॉसफी एंड वैल्यूलेस थॉट्स को प्रमोट करे. टेनेट नंबर 9 है कि वर्ड्स जो है वो सिग्निफाई करें सिचुएशन को. जो लिटरेचर में आप वर्ड्स यूज़ करते हैं, अपनी राइटिंग्स में आप वर्ड यूज़ करते हैं, वो पोर्ट्रे करें सिचुएशन को. यानी जो रीडर है, अगर वो कोई नॉवल है, पोइट्री है या कोई भी स्टोरी है, लाइक वो पढ़ रहा है, तो उस सिचुएशन को अपने ऊपर तारी कर सके और उसके माइंड में एक इमेज आता जाए कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही हैं. तो इमेजरी शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल. यानी इसमें अगर हम एग्ज़ाम्पल लें अज़रा पाउंड की पोएम की इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो. आपने अगर ये पोएम पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जस्ट 2 लाइन्स हैं इस पोएट्री की, और जस्ट रीडिंग दीज 2 लाइन्स हम फ़ौरन से जो है वो सिचुएशन को समझना शुरू हो जाते हैं कि वो जो स्टेशन में क्या सिचुएशन है, लोग वहाँ पे किस तरह से हैं, देयर फेसेस, देयर एक्सप्रेशंस, देयर इमोशंस, ईच एंड एवरीथिंग. यानी वो फ़ौरन से हमारे माइंड में ना उन 2 लाइन्स को पढ़ते ही पूरे के पूरे स्टेशन का इमेज आ जाता है. तो दैट इज़ ट्रू लिटरेचर, कि जिसको पढ़ते ही आप जो वो एकदम से डेमोन्स्ट्रेशन हासिल कर सकें, यानी इमेजरी जो है वो आपके माइंड में बनती जाए. टेनेट नंबर 10 में फील्ड ऑफ क्रिटिसिज्म की बात की गई है कि जो क्रिटिसिज्म की फील्ड है इसका मकसद ये है कि वो मीडिएट करे बिटवीन रीडर एंड लिटरेचर. यानी जो रीडर है वो लिटरेचर को क्रिटिकली एनालाइज कर सके या इंटरप्रेट कर सके थियरीज़ को यूज़ करते हुए, विदाउट कंसिडरिंग कि इससे पहले क्या था या इससे पहले उसके माइंड में क्या था या क्या आइडियोलॉजी थी या क्या जो है वो इससे पहले की सिचुएशन थी. That is all about liberal humanism, 10 tenets of liberal humanism. आई होप कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा. ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.